देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। अजीत पवार के मौत के मामले के बाद अब एनसीपी को टारगेट करते हुए एनसीपी के मंत्री के कार्यालय को ही पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या नया मामला सामने आया है जिसके बाद से एनसीपी और बीजेपी के बीच में बढ़ रहे विवाद के बाद कार्यालय को ही सील कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में किस तरीके का है पूरा मामला, कैसे मंत्री दिल्ली में थे और कार्यालय सील कर दिया गया, इसके बाद वापस लौटे तो मुख्यमंत्री से भी नहीं हो पाई मुलाकात और इसके बाद भ्रष्टाचार के केस में बीजेपी और एनसीपी एक दूसरे को लपेटने में लग गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे जगदीप धनखड़। दोस्तों बताएंगे ऐसी चर्चाएं क्यों शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ उनकी मुलाकात को लेकर, किसानों से जुड़े मामले को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जो मांग की गई है कि F-18 के मामले पर देशव्यापी यानी राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, और ये बात एकदम सही है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर अजीत पवार की मौत के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ दोस्तों तो एनसीपी पार्टी को हुआ। एनसीपी पार्टी के पास जो सबसे बड़ा पोस्ट यानी सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मंत्रालय था दोस्तों, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री था, वित्त मंत्रालय था, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया और देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय चला गया। दोस्तों इसे एनसीपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, जो मांग कर रहे थे कि पार्टी को वे सारे मंत्रालय दिए जाने चाहिए जो अजीत पवार के पास था। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे करके अजीत पवार पार्टी को निपटाने की कोशिश में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। यही बड़ा कारण है कि अजीत पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता 3 बार विधायक और राज्य के अन्य और औषधि प्रशासन के मंत्री नरहरि झिरवाल दिल्ली में मौजूद थे दोस्तों। तब उनको खबर सामने मिलती है कि उनके मंत्रालय के अंदर घुसकर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की है और उनके मंत्रालय में घुसकर छापेमारी के दौरान एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है, ऐसा दावा होता है दोस्तों। और केवल ऐसा नहीं है कि क्लर्क की गिरफ्तारी कर ली गई हो बल्कि मंत्रालय पर ताला लगा दिया जाता है। एनसीपी के मंत्री नरहरि झिरवाल के कार्यालय को ही सील कर दिया जाता है दोस्तों, यानी केवल ताला नहीं बल्कि सील तक कर दिया गया है। मंत्री ने सील के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये मीडिया की बातें हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मंत्री को खुद पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है और उनके कार्यालय को सील कर दिया गया है। एक मंत्री के कार्यालय को सील कर दिया गया है, वो अपने कार्यालय में नहीं घुस सकते जब तक सही से जांच पड़ताल नहीं होगी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये बात मंत्री को नागवार गुजरी तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से सीधा मुंबई जा रहा हूं और मुंबई में जाकर मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा और मुख्यमंत्री से जानूंगा ये पूरा मामला क्या है। इसके बाद दोस्तों ये घटना 12 तारीख की है, तब से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्री की मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नहीं हुई है। जो जानकारी है दोस्तों इससे पता चल रहा है कि अब अजीत पवार के करीबी नेता और 3 बार के विधायक वरिष्ठ नेता नरहरि झिरवाल को मंत्रालय से हटाने की ये बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विभाग के एक व्यक्ति को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन कार्यालय को सील करने का कोई औचित्य नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मंत्री को मंत्रालय जाने से रोका जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये मंत्री का खुलेआम अपमान किया जा रहा है और धीरे धीरे करके अजीत पवार गुरु के मंत्रियों को पोस्ट से हटाने की एक बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। अगर ऐसे में अजीत पवार आज जिंदा होते तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग घुटने पर बैठकर चाबी देने के लिए आते और कार्यालय का सील तोड़ते, लेकिन दूसरी ओर पता चलता है कि अजीत पवार की पार्टी पूरी तरीके से कमजोर हो गई है दोस्तों। अजीत पवार की पार्टी पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है और इस कारण से अजीत पवार की पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाइयां हो जा रही है और कोई मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके एक्सपोज होती चली जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि अजीत पवार के ग्रुप पर टारगेट करने के लिए शिंदे के लोगों को भी आगे किया जा रहा है दोस्तों। शिंदे के मंत्री ने इस पर बयान दिया है। शिंदे की पार्टी के मंत्री शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट कहते हैं कि मंत्रालय के अंदर खुलेआम रिश्वत ली जा रही है, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को मंत्रालय से बाहर निकालना चाहिए। अजीत पवार गुट ने पूरा दिन इस पर कोई बयान नहीं दिया और चुप्पी साध कर रखी हुई है दोस्तों, लेकिन शिंदे के गुट के द्वारा कार्यालय पर और ज्यादा कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकारी कर्मचारी के नाम पर जिस तरीके से अजीत पवार ग्रुप के मंत्री को पोस्ट से हटाने की साजिश चल रही है और उसमें शिंदे के लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि आदिवासी समाज से आते हैं झिरवाल और एक बड़े नेता है, इसीलिए उनको टारगेट करते हुए ये कार्रवाई की गई है। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि बीजेपी के किसी मंत्री के कार्यालय में घुसकर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मार दिया हो, लेकिन यहाँ पर तो आदिवासी समाज से आने वाले एक मंत्री के कार्यालय जब वो मौजूद नहीं है तब जाकर छापेमारी कर दिया गया और एक अधिकारी पर कार्रवाई के नाम पर पूरे कार्यालय को सील कर दिया गया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की साफ तौर पर सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है पूरा मामला और जैसे तैसे अजीत पवार ग्रुप को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी भयंकर साजिश चल रही है, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अभी अगर एनसीपी के अंदर से आवाज जोर शोर से नहीं उठाई गई तो एनसीपी के अंदर नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो यह सवाल खड़ा होगा कि एनसीपी को चलाने वाले प्रफुल्ल पटेल अमित शाह और मोदी के काफी करीबी है और गुजरात के नेता है, तो क्या वे एक ठेका लेकर बैठे हुए हैं कि पूरी तरीके से एनसीपी पार्टी को खत्म कर देना है। कुल मिलाकर दोस्तों और ज्यादा गंभीर सवाल उठेंगे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर। ऐसे में शरद पवार के लिए ये एक मौका है कि वो एनसीपी पर अपना कंट्रोल जमाए दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं सुना था कि एक मंत्री के
के कार्यालय में जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मार दिया हो और पूरे कार्यालय को सील कर दिया गया हो। ये अपने आप में बीजेपी की एक साजिश है। जैसे तैसे अजित पवार ग्रुप के नेताओं को, मंत्रियों को धीरे धीरे करके निपटाने की और उनको मंत्रालय से हटाने की। तो अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ की एक बार फिर से राजनीति में वापसी होने के संकेत मिलने लगे हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके जगदीप धनखड़ खुलकर मैदान में आने लगे हैं। जगदीप धनखड़ ने हाल फिलहाल में किसानों से बातचीत के दौरान कहा था कि किसानों की लात हमेशा याद रखी जाती है और उनका ये बयान 2021 में किसानों के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा था, जहां पर बीजेपी सरकार को ऐसी लात पड़ी दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेना पड़ा। उस समय धनखड़ अंदर खाने किसानों के समर्थन में खड़े थे दोस्तों, और कई बार वो गए थे किसानों को मनाने के लिए भी। ऐसे में अशोक गहलोत के साथ में जगदीप धनखड़ की तस्वीर बीते दिन सामने आती है। अशोक गहलोत ने यह तस्वीर शेयर की तो जयराम रमेश ने कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि मोदी सरकार को किसानों के समर्थन में उठाई गई आवाज रास नहीं आई और आज तक उसने उनके लिए कोई विदाई का समारोह तक नहीं किया। ये प्रधानमंत्री का असली रंग और रूप है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर अपनी पहचान को एक बार फिर से उजागर करते हुए जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के विधानसभा से पेंशन लेने के लिए यानी पैसा लेने के लिए, ताकि उनका गुजारा भत्ता चल सके, अपने आप को कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक के तौर पर पहचान दिलाई थी और कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर वो पेंशन भी लेते हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी के करीब आ चुके हैं। तो इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी भूमिका राजस्थान के चुनाव में जगदीप धनखड़ निभाएंगे? अगर जगदीप धनखड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो पूरा खेल राजस्थान में पलटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जगदीप धनखड़ जैसा अपमान किसी आज तक बड़े पोस्ट पर मौजूद व्यक्ति का नहीं किया गया है, उपराष्ट्रपति का नहीं किया गया है, कम से कम फेयरवेल तो दिया जा सकता था इनको कि पोस्ट से हट रहे हैं तो इनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जगदीप धनखड़ के किए गए कामों को याद किया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। 3-4 महीने तक तो एकदम लापता कर दिया गया। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उनको कहीं आवाज नहीं मिल रहा, फिर पता चलता है कि वो लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे। उसके बाद जब वो लोगों से मुलाकात कर लगे तो कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे बीजेपी वाले और ज्यादा परेशान होने वाले हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें एप्स्टीन फाइल का मुद्दा राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं दोस्तों। इसे गोदी मीडिया का जो एक पूरा धड़ा है वो पूरी तरीके से बौखला चुका है। वो कह रहा है कि राहुल गांधी क्यों बार बार एप्स्टीन फाइल का सवाल उठा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का फैसला लिया है दोस्तों। कुछ एक पत्रकार है जो खुलकर राहुल गांधी की इस बात का समर्थन कर रहे हैं। राजीव सरदेसाई न्यूज चैनल से बात कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान वो कहते हैं कि राहुल गांधी का नाम अगर एप्स्टीन फाइल में आ गया होता तो क्या भाजपा वाले सरेंडर करते? क्या बीजेपी वाले दिन रात राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश को कम करते? राहुल गांधी जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल में अगर नाम आ जाता गलती से भी तो उस पर माहौल बनाने की कोशिश करते। तो राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे का समर्थन करते हुए राजीव सरदेसाई ये बात बोल रहे हैं दोस्तों। और आप भी अगर मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस पार्टी तो बहुत कम कर रही है, बल्कि 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और पूरी तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम कैसे आ गया इसका पूरा एक छोटा छोटा सवाल का जवाब लेना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ये गंभीर मामला है और गोदी मीडिया के बौखलाने से कुछ नहीं होता। बौखलाहट तो गोदी मीडिया की पहचान है दोस्तों। उन लोगों को तो बड़े बड़े ऐड, बड़े बड़े प्रचार बीजेपी सरकार से मिलते हैं, तो जैसे तैसे भाजपा सरकार के सारे नीति और नियम को सही बताने हैं और इसीलिए एजेंडे में लग जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने जब से एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया है, कोई मीडिया वाला राहुल गांधी का बयान भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जानता है कि एप्स्टीन फाइल की चर्चा अगर उसके टीवी चैनल पर होगी तो लोगों के बीच में मैसेज जाएगा, लोग पता करेंगे कि आखिर एप्स्टीन फाइल है क्या। और उसके बाद जब आम जनमानस तक ये पूरा मुद्दा पहुंचेगा कि एप्स्टीन फाइल का क्या मतलब है, जॉफरी एप्स्टीन कौन था और उससे जुड़े हुए लोगों ने क्या क्या बड़े कांड करे हैं, तो फिर बीजेपी के नेताओं के नाम को लेकर सवाल और ज्यादा गहराते हुए नजर आएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित और नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करेगा, ये जानकारी दी है। इन याचिकाओं में शर्मा के हालिया बयानों को लिया गया है दोस्तों। उनके द्वारा किए गए एक पोस्ट, एक वायरल पोस्ट को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। एक जो गन वाला पोस्ट था जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ टारगेट करते हुए गन चलाने की बातें बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से किया गया था और वीडियो पोस्ट किया गया था। हालांकि बाद में बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा जो पहले बोला करते थे कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति डंके की चोट पर करेंगे, बाद में आकर बोलते हैं कि उस वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के अनुसार प्रधान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए संभावना जताई जा रही है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के अनुरोध वाली वाम मोर्चा वाम नेताओं के याचिका पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी को सहमति जताई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने असम के आसन्न विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि समस्या यह है कि चुनाव का कुछ हिस्सा उच्चतम न्यायालय
न्यायालय में लड़ा जाता है। चीफ जस्टिस ने वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वो याचिका को सूचीबद्ध करेंगे यानी लिस्ट करेंगे तो सुनवाई जरूर होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो को लेकर यह पूरा विवाद है दोस्तों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एनी राजा ने अलग अलग याचिकाएं दायर करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषणों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है दोस्तों, और कोर्ट से आदेश जारी किया जा सकता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री खुलकर अगर ये बोल रहा है कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति करेगा तो साफ तौर पर दोस्तों देश के कानून, देश के नियम ने भी, देश के संविधान के प्रावधान है, जो कुछ भी है दोस्तों भारत की सरकार से जुड़ा हुआ, पूरे अथॉरिटी से जुड़ा हुआ, उसको चैलेंज करने वाली बात है। और इसीलिए खुलकर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मैदान में उतरना चाहिए और सूर्यकांत जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा कोई भी बयान कोई भी मुख्यमंत्री भविष्य में कभी ना दे। उसके खिलाफ इस तरीके की कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों में हिमंता बिस्वा शर्मा को एकदम लाइन पर आना पड़ेगा और सबके सामने आकर बोलेंगे कि मैं कभी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करूंगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक्शन का सबको इंतजार रहेगा। कल भर की बात है दोस्तों, सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर मसौदा मतदाता सूची के अंदर आपत्तियों और दावों की सुनवाई शनिवार शाम को समाप्त हो गई दोस्तों, और अंतिम मतदाता सूची में 4,98,000 अतिरिक्त नामों को हटाने के योग्य पाया गया है। ये 4,98,000 नाम मतदाता के वे हैं जो बार बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद सुनवाई सत्रों में शामिल नहीं हुए और इसलिए उन्हें अंतिम मतदाता सूची से बाहर करने के लिए योग्य पाया गया है। शुक्रवार को सुनवाई सत्रों में शामिल न होने वाले ऐसे मतदाताओं की संख्या 6,25,000 के आसपास थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि सुनवाई के अंतिम दिन 1 लाख से अधिक मतदाता सत्रों में शामिल हुए, जिनमें शनिवार को शाम को ये संख्या घटाकर 4,98,000 कर दी गई। इससे पहले शुरुआती चरण में मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं सहित 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अपात्र पाए गए। उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया था। सुनवाई चरण के दौरान पहचाने गए अतिरिक्त 4,98,000 नाम इस संख्या से जोड़े जाएंगे। हालांकि हटाए गए नामों की अंतिम संख्या 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही स्पष्ट होगी। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तो एक सुनवाई के बाद 4,98,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। ऐसे कई सुनवाइयां होंगी, कई नाम काटे जाएंगे और ओवरऑल कम से कम नहीं कुछ तो 85 लाख के आसपास लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। पहले ही 56 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि कई करोड़ लोगों को तो नोटिस भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के नजदीक आते ही यानी चुनाव घोषणा से कुछ दिन पहले ही फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। उसे लेकर जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अंदर जारी AQI यानी खराब पॉल्यूशन की स्थिति को लेकर, एयर क्वालिटी खराब होने को लेकर एक बयान जारी किया है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अंदर घुटन में लोगों की जिंदगी कट रही है ये बयान देते हुए कहा कि यहाँ पर दिल्ली में AQI 400 प्लस हो रखा है और गैस चैम्बर बन रखा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, लोगों का दम घुटता जा रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। वहीं पर गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, यहाँ कोई दम घोटू माहौल नहीं है, यहाँ पर मर्जी से घूमते रहिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को गिनवाते हुए एक बयान के तौर पर देखा गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने बीजेपी की वास्तविकता, दिल्ली के अंदर जो भाजपा की वास्तविकता है दोस्तों, उसको सबके सामने उजागर करके रख दिया है और योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि उनके जो तथाकथित सबसे प्रसिद्ध नेता है, जिसे बीजेपी के कुछ समर्थक दावा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ऐसे व्यक्ति अगर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं तो बीजेपी दिल्ली वालों को क्या अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या इन लोगों को जनता के सामने आकर माफी नहीं मांगना चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली, तो दिल्ली अलग बात है दोस्तों। दिल्ली से जो सटे हुए क्षेत्र है, जो NCR के क्षेत्र है, उसमें नोएडा, मेरठ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर प्रदूषण दिल्ली से और ज्यादा है, कई मायनों में तो लगभग 1,000 AQI भी पहुंच जाता है कई जगह पर। तो इस तरीके की भद्दी स्थिति नोएडा के कुछ क्षेत्रों के अंदर भी है। तो इस बात से योगी आदित्यनाथ जो खुश हो रहे हैं कि गोरखपुर के अंदर प्रदूषण की स्थिति अच्छी है, वहाँ AQI अच्छा है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है, चाहे गौतम बुद्ध नगर नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो या फिर मेरठ हो या फिर बुलंदशहर जैसे क्षेत्र हो, इन सब जगह पर जो प्रदूषण काफी खराब स्थिति में है, तो क्या योगी आदित्यनाथ इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? यानी दिल्ली से इतना बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों NCR का रीजन है, वहां पर तो और ज्यादा प्रदूषण है। तो योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की आलोचना तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आलोचना उनकी खुद की भी हो रही है, क्योंकि उनके खुद के क्षेत्र में इतना बुरा हाल हो रखा है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आएगा दोस्तों। योगी आदित्यनाथ को यह भी बताना चाहिए कि क्या गोरखपुर ही उनके लिए उत्तर प्रदेश है? क्या नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? कुल मिलाकर दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट इसमें।
मोदी सरकार सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी ने सैनिकों से मुलाकात की है। कांग्रेस के नेता पूर्व सैनिकों से मुलाकात करते हुए उनके स्वास्थ्य बीमा योजना और विकलांगता पेंशन से जुड़े मुद्दे का हवाला देते हुए आरोप लगाते हैं कि दूसरों को देश विरोधी कहने वाले सरकार देश के सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ कर रही है, जो उनका नैतिक पतन भी दिखाता है। राहुल गांधी सैनिकों से मुलाकात करते हुए उनके सारे मुद्दों को उठा रहे थे दोस्तों, जिस पर बीजेपी के लोग चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने नागपुर के नगर निगम के द्वारा दंगे के आरोप में जेल में बंद फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर एक बयान जारी किया है। दोस्तों कोर्ट ने नगर निगम से नागपुर के नगर निगम से बोला कि फहीम खान का घर जो आप लोगों ने तोड़ा, तो क्या आप उनके घर को दोबारा से बनाओगे या फिर मुआवजा दोगे, दोनों में से एक काम करना है। तो अब नगर निगम को इस पर जवाब देना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया था कि किसी का घर तोड़े जाने से पहले कई सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, यानी कई सारे गाइडलाइंस के पॉइंट है उनको देखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि दंगे के बाद बुलडोजर चलाने की एक नीति उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई थी दोस्तों, जिसे बहुसंख्यक समाज के लोगों को खुश करने और खासकर जो वोट बैंक है एक पार्टी का, उसको खुश करने के लिए, ताकि लगे कि एक्शन हो रहा है, बुलडोजर जैसी कार्रवाई की बात चलती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर तो कई बार देखने को मिला, और जब महाराष्ट्र के अंदर हुआ तो अब नागपुर वाले मामले को लेकर नगर निगम को कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोला गया है कि पैसे दो या फिर निर्माण करवा के दो, यानी बनाकर दो या फिर पैसे दो, देना पड़ेगा। फहीम का जो नुकसान करवाया गया है उसका तो भरपाई करेंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि किसी व्यक्ति का घर तोड़ देना उसके खुद के तथाकथित अपराध के लिए, ये अपने आप में दोस्तों एक ऐसा दंड देना है, एक ऐसा पनिशमेंट देना है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को दिए गए दंड के समान है। जबकि भारत के कानून में कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको दंड का भागी मानना चाहिए, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, ना कि उसके पूरे परिवार पूरे खानदान को घर तोड़कर तबाह कर देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो बुलडोजर अन्याय है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज जो सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में उठनी शुरू हो गई है दोस्तों, ये देश के लिए अच्छी बात है। हालांकि लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि नगर निगम का वो जो अधिकारी है जिसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए, खासकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको खुश करने के लिए बिना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन किए हुए घर तोड़ने के आदेश दिए, पहले तो उसके घर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और बराबर का उसको झटका देकर बताना चाहिए कि किसी का घर टूटने का क्या मतलब होता है, या फिर उसे ही सारी पेनल्टी भरवानी चाहिए दोस्तों। घर तो उसका भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन पैसे जरूर लेने चाहिए, पेनल्टी भरवानी चाहिए और उसके सैलरी का एक एक पैसा खर्च करके घर बनवाना चाहिए और 2 गुना 4 गुना शानदार घर बनाना चाहिए, तब जाकर फहीम खान और उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल पाएगा। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों में। बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर होने की आशंका जताई जा रही है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या बंगाल से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया जाएगा, यानी इंपीचमेंट का मोशन आएगा। सूत्रों के मुताबिक महाभियोग का नोटिस मार्च के दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाले छुट्टी के बाद बजट सत्र के दौरान लाया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। ओम बिरला को लेकर भी पहले से ही अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है दोस्तों, तो अब दोनों प्रस्ताव पर चर्चा भी एक साथ हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस अगर प्रस्ताव लेकर आती है, महाभियोग चलाने की बात करती है आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि सपोर्ट में भी आ जाए। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों पूरे मामले अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट जिसमें बिल गेट्स को भारत के एआई समिट में जो 16 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें बुलाया जा रहा है। तस्वीरें बीजेपी सरकार के वेबसाइट पर जारी किया गया दोस्तों। तो इसके बाद लोगों ने कहा कि एफटीन फाइल में जिस व्यक्ति का नाम आया हुआ हो, जिसे लेकर भद्दी भद्दी बातें कही गई हो, एफटीन फाइल के अंदर जो लोग बोल भी नहीं सकते, उस व्यक्ति को, उस बिल गेट्स को बुलाया जा रहा है एआई समिट में। ये शर्मनाक स्थिति है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार को इस समिट की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को गेस्ट के नाम में से ड्रॉप करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर भारत में आकर एआई पर भाषण देने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति बाल अपराधों जैसे अपराध में शामिल होता हुआ नजर आने लगा है एफटीन फाइल में, जिस व्यक्ति के कई बार नाम आए हैं, एफटीन के साथ में इसके घनिष्ठ संबंध थे और रशियन मॉडल के साथ इसके संबंधों को लेकर ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है दोस्तों, इसे कोई अधिकार नहीं है भारत में किसी भी समिट में चीफ गेस्ट या फिर किसी भी मेहमान के रूप में आने का। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों को अगर चीफ गेस्ट बनाया जाएगा तो ये तो भारत के एआई समिट का अपमान है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें घूसखोर पंडित नाम से एक मूवी आ रही थी दोस्तों, जो आने वाली थी, पोस्टर लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस मामले पर विरोध शुरू हो गया और टाइटल पर ही विवाद हो गया। कैसे एक समाज से जोड़कर घूसखोर पंडित नाम रखा जा सकता है। मायावती जी ने भी इसका विरोध किया, तो उसके बाद अब पहले तो पोस्टर को ड्रॉप किया गया दोस्तों, लेकिन जबलपुर के जिला न्यायालय के अंदर फिल्म घूसखोर पंडित को मुश्किलों में डाला गया है और शिकायत दर्ज गई है। शिकायत में स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म के कलाकार और ज्योतिषी पंडित वैभव पाठक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कार्रवाई होती है दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर की ओर से एक पत्र लिखा गया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कि एफटीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम होने और चीन को लेकर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होना चाहिए, यानी पूरे देश भर के अंदर जनता के बीच में जन जागरूक अभियान चलाना चाहिए, जन जागरण अभियान चलाना चाहिए और एफटीन फाइल में जो नाम आए हैं उन नामों की चर्चा जन जन तक पहुंचाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये किस तरीके का फाइल था और आम जनता तक पहुंचना चाहिए कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप के
के साथ में जो डील हुई है वो भी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, ताकि मैसेज जनता जनता तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, तब पता चलेगा कि आखिर इन मुद्दों को लेकर क्या असर पड़ता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकाश अंबेडकर की बात एकदम सही है तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के अंदर गुवाहाटी में उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाते हैं दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी जो वीडियो देते हैं उस पर ट्विटर पर किसी व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए कह दिया कि तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की थी और बीजेपी भी कर रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों का और बीजेपी कुछ जातियों का तुष्टिकरण कर रही है। राजनीति में कोई फर्क नहीं है, तुष्टिकरण एक तरीके का या दूसरे तरीके का होता है। यहाँ पर बीजेपी दूसरे तरीके का तुष्टिकरण कर रही है। ये कॉन्टेक्स्ट ऐड करके दिया गया है दोस्तों, जो काफी मुश्किल से लेकिन तथ्यों के आधार पर लगाया जाता है। ट्विटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो शेयर किया उसके नीचे ही ये कॉन्टेक्स्ट लगा दिया गया है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत